हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। हम DSSB पीजीटी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कर रहे हैं ऑफ ईयर 2018। 4 वीडियोस आपने देख ली होंगी जिसमें हम पहले 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारी वीडियो नंबर 5वीं है और इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी देखने को मिलेंगे जो कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो भाई चलिए, पार्ट नंबर 5 है, तो लगभग हम पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे हमारे पार्ट्स की तरफ। पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप ये रही जी, एंड कोर्स ये रहा जी कॉन्टैक्ट नंबर, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से है भाई, आपका ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज 4 एंगस्ट्रॉम, एक्सरे वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम आर डिफ्रैक्टेड एंड इट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो आपको एंगल कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन यहां पे फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है, वेवलेंथ यहां पे 4 एंगस्ट्रॉम है, इनटू में आप देखेंगे तो 2 इनटू में डी भी यहां पे 4 एंगस्ट्रॉम है, तो ये रहा से आपका साइन थीटा। ठीक है, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। और हमें पता अगर साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब आपका एंगल 30 डिग्री हो। जब आपका एंगल 30 डिग्री हो, तो इससे हम इसको बिल्कुल इजीली निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड था, फॉर्मूला लगना था एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी MCQs है ही नहीं है। अब इस ये MOT से रिलेटेड है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन प्रोडक्ट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट बॉन्ड ऑर्डर। देखिए भाई, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक ट्रिक होती है, वैसे तो आप एमओ डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक काफी हेल्पफुल होती है। 2 2 2 2 6 6। भाई इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। मैं तो भाई यूज नहीं करूंगा, मुझे तो डायरेक्ट याद ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए N2 पॉजिटिव, N2 जो होता है 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 3। ठीक है, अगर आप N2 पॉजिटिव करोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। तो ये प्रोडक्ट का बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज कर रहा है। ये कह रहा है भाई बताओ इंक्रीज करे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है, ये आंसर नहीं होगा भाई, ये आंसर नहीं होगा। हाँ, NO की बात करोगे, NO का मतलब होता है 7 और 8 15, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो उसके बाद इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 बनेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। एक तो हमारा सेकंड करेक्ट आंसर होना चाहिए था। O2 की बात करोगे 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अगर आप O2 पॉजिटिव की बात करोगे, ये 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। तो यहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता था। तो दूसरा और तीसरा दोनों ही पॉसिबल है, पहला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट का बॉन्ड ऑर्डर कम है रिएक्टेंट के बॉन्ड ऑर्डर से। सेम ऐसे बात करोगे, ये 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 16 इलेक्ट्रॉन बन जाता है, तो 2, ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो सेकंड और ये ऑप्शन जो है, इनमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है। आइए एक अननोन का किसी का भी निकाल के दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा देता हूं इस ट्रिक से। O2 का मतलब होता है स्टूडेंट 16 इलेक्ट्रॉन, तो आपको भरने 2 2 2 2, उसके बाद 6, कितने हो गए हैं आपके पास 14, 2 ही बचे तो 2 भरिएगा। उसके बाद जो ये दोनों बचे, तो इनका डिफरेंस लेके और इस 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा, कितना आएगा 2। आप 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तक का बॉन्ड ऑर्डर इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर मान लो किसी का 8 आ जाए तो क्या करोगे, 2 2 2 2 0 0, तो 0 - 0 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है ना, इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसका दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर होगा, न कि पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द वी शेप्ड ग्राफ रिप्रेजेंट इन द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। बिल्कुल सही आंसर है इसका यही। देखिए होता क्या है ना बेसिकली स्टूडेंट, अगर हम ग्राफ की बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये जो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन इसको दिखाएं तो कैसे दिखाई जाती है। मान लीजिए हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ कोई, ठीक है ना, इस तरीके से दिखाया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे भाई यहाँ इस कंटेनर में हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, यहाँ पे हमने कोई HA एसिड ले रखा है।
अब यहाँ पे हम कोई BOH टाइप का बेस डालते जा रहे हैं, है ना, यहाँ ऊपर से। तो इनिशियली जब देखा जाता है भाई, जब आपने बेस जो है यहाँ पे बेस की वॉल्यूम में 0 ml मान लेता हूं, पहली कंडीशन है कि बेस आपने डाला ही नहीं, तो उसके अंदर एसिड ही एसिड प्रेजेंट है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की खास बात होती है कि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे भाई उसकी अच्छी खासी वैल्यू है। अब मान लो कि भाई आपने यहाँ पे ये 5 ml डाल दिया, 5 ml, तो ये कितना ml ले रखा, मान लेते 10 ml ले रखा आपने इनिशियली, तो 5 ml डाला तो 5 ml न्यूट्रलाइज हो गया ना। तो यहां पे देखना भाई, अगर इसके ये 10 मोल्स थे तो यहाँ पे भाई आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी 10 ml होती, ठीक है ना। लेकिन अब जब आपने 5 ml डाला होगा, ये OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव तो कम वाटर बना लिया होगा, तो H पॉजिटिव यहाँ पे 5 रह गए होंगे ना, H पॉजिटिव यहाँ पे 5 ml रह गया होगा। कहने का मतलब है कि इसकी अब जैसे जैसे भाई आप बेस डालते जाओगे, इसकी जो आपकी कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा भाई, जब आपने ये जितना ml ये एसिड ले रखा है उतना ml ही आप बेस डाल दोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो गया है, इसको न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, OH नेगेटिव की एंड H पॉजिटिव की, है ना। अगर ये आपने एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड 10 ml ले रखा था तो आपने 10 ml ही अगर बेस डाल दिया तो यार, उसके बाद फिर अगर आप 10 ml के बाद 15 ml डाल रहे हो बेस को, तो फिर बेस के नंबर बढ़ेंगे, और बेस के नंबर बढ़ने से फिर से आपकी कंडक्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ देख पा रहे हो ना आप, ये कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन देख पा रहे हो ना, ये किस किस के लिए है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, तो इसीलिए दिखाया गया है। द वी शेप ग्राफ रिप्रेजेंटेड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को ही रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट किसके अंदर मैक्सिमम होगी। देखिए हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, और यहाँ पे चार्ज ज्यादा मेजर फैक्टर होता है, चार्ज। तो देखिए HF जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेल नेगेटिव होगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव होगा। और इसके अंदर जो मोमेंट देखने को मिलेगी वो सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे भाई बेसिकली चार्ज ज्यादा होगा, और चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट इन सभी में मैक्सिमम होगी, इन सभी में मैक्सिमम होगी। तो ये बिल्कुल सही है इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड पर मोल रिस्पेक्टिवली। अगर पर मॉलिक्यूल की बात की जा रही तो ये बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे K इंटू टी डिवाइड बाई 2। अगर आप पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यही आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आप पर मोल की बात करेंगे तो वो RT/2 होती है भाई, वो RT/2 होती है। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन का है नहीं, ये याद रखिएगा भाई डायरेक्ट, ठीक है। तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यस, इसको समझाया जा सकता है, इनमें से कौन सा EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। EAN रूल क्या कहता है भाई, मान लो ये सारी 3D सीरीज की मेटल है, तो इन सभी का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो आपका अगर 36 के इक्वल आ जाएगा तो वो EAN रूल को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है ना, उसके बाद 4 कार्बोनिल लगे हुए हैं, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये आपका 36 होगा। ये तो EAN रूल को फॉलो कर रहा है। सेम क्रोमियम की बात करोगे 24 और यहाँ पे ऐड करेंगे 12 तो ये भी 36 बन गया। सेम आयरन की बात करोगे 26 प्लस में 10 ऐड करोगे ये भी 36 आ गया। बट अगर आप इसकी बात करेंगे Mn होता है 25 और जब आप इसमें 10 ऐड करेंगे ये 35 आ गया। 36 आ रहा था तो ये EAN रूल को फॉलो कर रहे थे, अगर 35 आ गया तो अब ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा, और एग्जामिनर ने यही पूछा है कि इनमें से कौन सा EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो D इज द करेक्ट आंसर। इनमें से बताना भाई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शोज विच स्ट्रक्चर। देखिए टेट्राहेड्रल की तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है ना, DsP2 होती है। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल है ना भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है ऑक्टाहेड्रल 2 टाइप का। अगर आपके पास sp3d2 हो तो इसे हम बोलते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर वाले डी यूज किए जाते हैं।
अगर आपके पास D2sp3 हो तो यहां पे अंदर 3D वाले D यूज किए जाते हैं, इसे हम इनर ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ही पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर आर द एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर। नहीं जी, आयनाइजेशन तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का एग्जांपल है। देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल भी पढ़ाए जाते हैं, स्टीरियो भी पढ़ाए जाते हैं। तो आयनाइजेशन तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। यस, सिस एंड ट्रांस बच्चा बता देगा भाई 11th 12th का आराम से कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ही टाइप होते हैं सिस एंड ट्रांस। हाइड्रेटेड एंड पोजिशनल आइसोमर ये आपका अलग ही कहानी होती है। तो ज्योमेट्रिकल में दो कंडीशंस बनती है, एक सिस और एक ट्रांस। सिस और ट्रांस कब बनती है भाई? जब दोनों सेम ग्रुप लगे हों 180 डिग्री पे, तो ये ट्रांस की कंडीशन होती है भाई। जब सेम ग्रुप 180 डिग्री पे लगे हों तो ये ट्रांस होता है। अगर 90 डिग्री पे लगे हों तो सिस होता है। 90 डिग्री पे लगे हों तो सिस होता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूजिंग MOT कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव। देखिए भाई, मैंने अभी ट्रिक भी बताई थी। O2 पॉजिटिव का मतलब होता O2 होता तो 16, पॉजिटिव एक कम कर दिया 15, 2 2 2 2 6, यहां पे 1 लिखना पड़ेगा ताकि 15 हो। लास्ट वाले दोनों को पकड़ लो जी, 6 - 1 डिवाइड कर दो 2 से, आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 यही यहां पे दिया गया है ना, 2.5। इसका मीनिंग यही है कि 2.5, तो इसका करेक्ट आंसर यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डीबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाई जाती है। डीबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन, वहां पे ये पढ़ा जाता है भाई, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन नहीं कर पाता, उसके अंदर भी कुछ न कुछ वैल्यू कमी रह जाती है ना, मैक्सिमम कंडक्टेंस नहीं हो पाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हुए भी। वो जो कमी रहती है वो दो इफेक्ट की वजह से रहती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डीबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन में काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। उन दो इफेक्ट में से एक का नाम होता है एसिमेट्रिक इफेक्ट एंड दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेट्रिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट की वजह से आपने अगर देखी हो डीबे-हकल इक्वेशन भी पढ़ाई जाती है, उसमें भी ये वैल्यू मेंशन की जाती है और वो इन दो इफेक्ट की वजह से आती है। तो ये कह रहा है मेसोमेरिक एंड रिलैक्सेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट, रिलैक्सेशन एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट। वैसे देखिए भाई, ये आप देखोगे एक तो होता है एसिमेट्रिक इफेक्ट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेट्रिक इफेक्ट। अब अगर आप देखो इनमें से ऑप्शन एलिमिनेट करके, देखिए यहां पे एसिमेट्रिक आ रहा है और यहां पे इलेक्ट्रोफोरेट्रिक आ रहा है। एसिमेट्रिक तो यहां पे भी दे रखा था इस पॉइंट ऑफ, वैसे ये दोनों होते हैं भाई, वैसे ही ये दोनों होते हैं। एक होता है एसिमेट्रिक इफेक्ट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेट्रिक इफेक्ट, ये दोनों होते हैं भाई। रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है यहाँ पे बेसिकली मैंने तो नहीं पढ़ा, ना ही शायद पढ़ाया जाता है। ये दोनों आने चाहिए थे। अगर इन दोनों का ऑप्शन होता तो हम उसको क्वेश्चन को करेक्ट मानते थे। अब इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। एसिमेट्रिक प्लस इलेक्ट्रोफोरेट्रिक ये दो इफेक्ट होते हैं, इनकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी अपना मतलब मैक्सिमम कंडक्टेंस को अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है ना। वो कमी आ जाती है। एक इक्वेशन भी होती है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ BaCl2। आइए कैसे इसको निकालना होता है, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ निकालने की, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो भाई ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, जो ये BaCl2 है इसको ब्रेक कर लेना है किसमें, Ba2 पॉजिटिव में एंड प्लस में 2Cl नेगेटिव में, ठीक है। इसके लिए जो कंसंट्रेशन मोलैलिटी वो m हो जाएगी और इसके लिए क्या हो जाएगी बेसिकली 2m हो जाएगी, ठीक है ना, 2m हो जाएगी। अब यहां से भाई अगर आप एक्टिविटी लिखेंगे, एक्टिविटी यानी कि प्लस माइनस, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है भाई एक्टिविटी ऑफ कटायन की पावर 1 लगेगी यहाँ पे, है ना। एक्टिविटी ऑफ कटायन की पावर, एक मिनट रुकिएगा भाई, एक्टिविटी ऑफ कटायन की पावर ये हो गया 1। उसके बाद उसके बाद है एक्टिविटी ऑफ अनायन की पावर 2 और उसके बाद क्या लगाया जाता है भाई, इन दोनों का सम जो होगा यानी कि जितना है वो 1/3 कर दिया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं दोबारा से देख लीजिएगा भाई,
एक्टिविटी ऑफ कटायन यहाँ पे 1 था तो इसलिए 1 लगाया, एक्टिविटी ऑफ अनायन यहाँ पे 2 थे इसलिए 2 लगा दिया, और इन दोनों का सम 1 और 2 का सम करोगे 1/3। अब ये यहाँ पे आके हो जाएगा ए एक्टिविटी किसके इक्वल होगी, ये हमने यहाँ पे ले आए तो ये बन गया जी ए पॉजिटिव एंड ये बन गया ए नेगेटिव। अब आप इसको किसके इक्वल दिखाएंगे, देखिए एक्टिविटी का मतलब होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू में मोलैलिटी, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ए नेगेटिव इसकी यानी कि यहाँ पे अनायन का एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू में क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2m, इस पूरे का ही क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2m करना पड़ेगा, और इस पूरे का ही क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो इसको हम ओवरऑल क्या लिख देंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट प्लस माइनस का क्यूब, और जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू में 4, और ये भी क्या हो जाएगा m का क्यूब। तो ऐसा ऑप्शन आप देखिए जहां पे आपको नजर आ रहा हो, तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 2 नजर आ रहा है, ठीक है ना। 4 एक्टिविटी प्लस माइनस एक्टिविटी कोफिशिएंट का क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब रहा, और उसके बाद मोलैलिटी का क्यूब हो जाएगा। देखो दोबारा से देखो, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ऐसे। एक्टिविटी को कैसे लिखा जाता है भाई, एक्टिविटी को पॉजिटिव यानी कि कटायन की यहाँ पे आगे 1 था तो 1 लिखा, अनायन के आगे 2 था तो 2 लिखा, उसके बाद जो भी ये दोनों होते हैं 1/, लिख दीजिए। इसको यहाँ पे ले क्यूब हो गया ये दोनों। इसको एक्टिविटी को कैसे लिखेंगे, इसका एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैलिटी। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसका एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड मोलैलिटी। अब यहाँ पे 2m थी तो इसलिए 2m किया, इसका स्केल इसको सोल्व किया, इसके इक्वल आ गया, ठीक है भाई। एक्टिविटी कोफिशिएंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आपको पढ़ाया जाता है, ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, ये भी देखिएगा भाई, थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, तो बहुत सारे स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देखिए ये पूरा एक जो है लैटिस मतलब पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी स्ट्रक्चर मैं आगे दिखाऊंगा, और ये आपका आइकोसोहेड्रल ही होता है भाई, आइकोसोहेड्रल ही स्ट्रक्चर शो करता है। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आती है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको ये एक प्रकार से क्लस्टर बन जाता है भाई, ठीक है। यहाँ पे जो आप ये कलर का देख पा रहे हैं दिस इज TH, एंड ये क्या है ना पूरा एक NO2 है, NO3 नेगेटिव है। ये जो देख पा रहे हैं दिस इज N, ये O, ये O, ये O, तो ये पूरा एक बन रहा है भाई। बाइडेंटेंट तो है ही है, ये बाइडेंटेंट के तौर पे काम करेगा भाई। किसके तौर पे काम करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ना NO3, ये यहाँ पे बाइडेंटेंट के तौर पे काम कर रहा है। बाइडेंटेंट का मतलब है एक टाइम पे 2 डोनेट करेगा। अगर एक टाइम पे ये करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। इसलिए स्क्वायर एंटी प्रिज्म भी नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल वैसे ही नहीं हो सकता, पेंटागोनल बाई पिरामिडल भी 7 तक ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि NO3 यहाँ पे किसके तौर पे काम करता है, एज ए बाइडेंटेंट लिगेंड के तौर पे काम करता है। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिएगा भाई, दिस इज रिलेटेड टू खोलरोस लॉ, है ना, खोलरोस लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी। कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टेंस, ठीक है, व्हेन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज 2.02 एंड मोलर कंडक्टेंस इज दिस, ठीक है। तो देखिए जी हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है आपका मोलार कंडक्टेंस और नीचे लिखा जाता है आपका लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस। ये फार्मूला होता है, खोलरोस लॉ की एप्लीकेशन होती है ये। तो इससे अगर आप जाएंगे आपको क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, मोलार कंडक्टेंस डिवाइड बाय दिस। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी 4.4 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2.02 से। जब आप सोल्व करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। जब आप सोल्व करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो ये भाई एप्लीकेशन होती है, खोलरोस लॉ में ही आपको पढ़ाया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, द डोनर बैंड क्लोज टू डैश एंड एक्सेप्टर बैंड क्लोज टू डैश आर फाउंड इन N and P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे द डोनर बैंड क्लोज होता है कंडक्शन बैंड के, जो डोनर बैंड होता है वो क्लोज होता है कंडक्शन बैंड के, एंड जो आपका एक्सेप्टर बैंड होता है वो इक्वल होता है वैलेंस बैंड के।
एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है भाई, ये बेसिकली आप देखो भाई बैंड थ्योरी जो पढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। बैंड थ्योरी, एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है ना। कंडक्टर्स के अंदर तो ये एक दूसरे के अंदर मिले होते हैं एंड इंसुलेटर के अंदर इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। अब जो ये एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप में क्या होता है, जो डोनर बैंड है वो क्लोज होता है कंडक्शन बैंड के एन टाइप में, एंड पी टाइप में जो एक्सेप्टर बैंड है वो इक्वल होता है वैलेंस बैंड के। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था, बैंड थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, समझाने का ज्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। ठीक है, विच इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा है कि ये जो HF होता है ना, बेसिकली HF कैसा होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड है HF के बीच का बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ही लिया जाता है HF को। ठीक है, ये इसका कनेक्शन है। HCl काफी अच्छा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में इजिली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन HF थोड़ा सा नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसमें क्या हो रहा है जी, ये कौन सी रिएक्शन है। देखिए भाई यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे नाइट्रोजन 4 में चला गया, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। दूसरा आप देख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन, तो ये भाई रिडक्शन है, ये क्या है आपका, ये रिडक्शन है। सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर जो आपका फार्मूला होता है इसका, दैट इज B इज इक्वल टू A एंड B इज योर वांडरवाल गैस कांस्टेंट। वांडरवाल गैस कांस्टेंट है, ऊपर A होता है एंड यहाँ पे हम लिखते हैं R एंड यहाँ पे लिखते हैं TB। ये होती जी, इसको हम यहाँ पे जब आप TB निकालेंगे तो TB किसके इक्वल होगा, A एंड यहाँ पे हो जाएगा R इंटू B, A R इंटू B। A और B जो होते हैं वो वांडरवाल गैस कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉयल्स टेम्परेचर निकालना था CO2 का। A की वैल्यू दे रखी है जी 4, R की वैल्यू R ही पड़े रहने दो और B की वैल्यू 2। जब सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2/R। जब सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2/R। तो इसलिए D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है जी बॉयल्स टेम्परेचर का, ध्यान रखिएगा, आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द लिक्विड। भाई ये देखो लिक्विड स्टेट में ही ये चीजें पढ़ाई जाती हैं और दिस इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। दिस इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से ये रिलेटेड होता है। वेपर प्रेशर का यहाँ पे कोई खास यूज वगैरह चीजें होती नहीं है, तो सरफेस टेंशन ही इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, देखिएगा, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट म्यू व्हेन थीटा इज बॉन्ड एंगल एंड एम इज द बॉन्ड मोमेंट। वैसे देखिए यार, अगर मैं बात करूं ना, जो ये म्यू होता है ना, ये डाइपोल मोमेंट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है ना, जितना ज्यादा आप एंगल को बढ़ाओगे उतनी कम डाइपोल मोमेंट होती है, उतनी कम डाइपोल मोमेंट होती है। जितना छोटा एंगल होता है, जैसे अगर आपको इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इस चीज को, देखिए भाई यहाँ पे एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है। अगर आप मेटा पे जाएंगे कम हो जाएगी, मेटा पे जाएंगे कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप पैरा पे जाएंगे तो और ज्यादा कम हो जाती है, और ज्यादा कम हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है ना, अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, एंगल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट कम होती है। बट ऐसा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, ये तो सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे ही कहानी दी गई है। तो इसका भी कोई बढ़िया सा रीजन मुझे कहीं पे मिल नहीं पाया है, हालांकि इन्होंने इसका आंसर ये दिया हुआ है भाई। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ ये ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं कंसेप्ट, तो इसको मैं कहूँगा भाई एक बार आप अपने एंड पे जरूर चेक कर ले इसको, है ना, अपने एंड पे एक बार इस क्वेश्चन को जरूर चेक कर ले। इसका मैं सही से आंसर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे इस पॉइंट का जरूर पता है कि डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है आज का हमारा इस वीडियो का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2 एंड O7 में आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है।
कोई भी स्टूडेंट आराम से निकाल देगा भाई। इसकी 2x मान ली, इसकी +2 हो गई एंड यहाँ पे -14 हो गई, तो निकालोगे कितनी आ जाएगी, +6। कितनी, +6। ठीक है भाई। तो ये था जी हमारे 20 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो 5 पार्ट हमारे हो चुके हैं, 4 पार्ट हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बचते हैं। एक पार्ट वो आपका बीएड से रिलेटेड है, एजुकेशन जो होते हैं बीएड में जो पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड होता है। तो 4 पार्ट यानी कि 80 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के रहते हैं। होप कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।